नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फ्रैम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखिए, गर्मी का तो हाल ही बेहाल है। क्या इंसान, क्या जानवर। भारत में इस समय जो है भीषण हीट वेव की चपेट में है। हम ना केवल देख रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं। कई सारे स्टेट्स में तो टेम्परेचर मैं आपको बता दूं 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है। जबकि कुछ एरियाज में ये जो 47 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा भी पार गया कर गया है। लेकिन क्या हीट वेव जो है केवल बढ़ते तापमान का नाम है, या फिर आखिर भारत का जो हीट वेव है उसके प्रति कुछ इतना संवेदनशील चीजें क्यों है? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ, अल नीनो, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन का इससे क्या रिलेशन है? आज के इस लेक्चर में हम हीट वेव के वैज्ञानिक कारण, भारत पर इसके प्रभाव, इसके पीछे की मौसमीय प्रक्रियाएं और यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से, या बीपीएससी या जिस भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़े इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का फिर से एक बार अभिनंदन है प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप भी ना जाने हो सकता है इस टॉपिक को जब सुन रहे होंगे, ना जाने कौन से माहौल में गर्मी में बैठे होंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं इस गर्मी का। ठीक है, यही कहूंगी भाई, कूलर एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अभी। अब आप कहेंगे मैम देखिए कूलर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो जो है उसका पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है। भाई अब जीवन पे ले लो या फिर पर्यावरण पे प्रभाव बना लो। फिलहाल ये मजाक की बात है, शुरू करते हैं। भारत में हीट वेव की कंडीशन जैसा कि मैंने बताया कि हर स्टेट में अलग अलग है। दिल्ली में इतना 42 से 42 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिखेगा। यूपी के बांदा में लगभग इतना। महाराष्ट्र में भी गंभीर गर्मी की स्थिति है, और इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में, मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे कुछ ये स्थिति है। हीट वेव होता क्या है, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सी गर्मी नहीं है। देखिए, नॉर्मल गर्मी तो तब भी होती है जब जारी होती है, लेकिन ये डिफरेंट है। क्यों? इसमें लंबे समय तक नॉर्मल से भी ज्यादा टेम्परेचर बने रहने की कंडीशन होती है, यानी कि रात में भी गर्मी, दिन में भी गर्मी। ठीक है, इसका प्रभाव जो है स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, पर मैं इसे छोटा कहना उचित नहीं होगा। दिल्ली में अभी क्या हुआ था, दिल्ली में अभी यहाँ पर कुछ झील टाइप की छोटी सी थी, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है मछलियां मर गई हैं। क्यों मर गई हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है तालाब पूरी तरीके से सूख गया। यहाँ पर तालाब क्या हुआ है? यहाँ पर तालाब सूख गया है पूरी तरीके से, जिसके कारण से क्या हो गया है कि मछलियां यहाँ पर मर गई हैं, मतलब फट गई हैं मछलियां, लिटरली ऐसी कंडीशन हो गई है। बहुत बार सूख के क्रैक्स आ गए हैं। आप अब न्यूज में देखिएगा इसको, तो आपको मिलेगा, बीबीसी, लल्लन टॉप, इन सब पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों, अर्थव्यवस्था और हमारे इस प्रकार के जो जीव जंतु हैं उन पर तो इसका प्रभाव पड़ ही रहा है। ठीक है, अब हीट वेव की सिचुएशन हमने समझा, तो जो आईएमडी क्राइटेरिया है हीट वेव की कंडीशंस को नापने की, क्या स्थिति वो मानते हैं, जैसे कि मैदानी क्षेत्र में देखा जा रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो तटीय यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र के तटीय जो ये एरियाज हैं, ठीक है, भारत में अगर आप इस एंगल पे देखेंगे, तटीय जो एरियाज हैं आपके 37 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है टेम्परेचर। जो आपके हिल स्टेशन हैं, ठीक है, आपके जो हिल स्टेशन है उसमें 30 डिग्री से ज्यादा। सोचिए, पहाड़ों पे जब 30 डिग्री पहुंच रहा है तो आप और हम फिर क्या चीज है ना? तो वो कहने का मतलब है। अब यहाँ पर ये हीट वेव इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों दिखाई दे रही है, आखिर क्या है? एक तो एग्जाम्पल मछलियों वाला मैंने दिया, और हम लोगों की भी हालत कुछ इस तरह से है, लेकिन हमें पानी पे जीवित, जैसे वो पूरी तरीके से पानी पे निर्भर है, ऐसा स्थिति है। अब असली खतरा दिन, या दिन नहीं बल्कि गर्म रातें हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि डे में आप देखेंगे, पहले क्या होता था कि डे में जो होता था ना आपका टेम्परेचर जो होता था, पहले डे में टेम्परेचर आपका बढ़ता था। ठीक है, डे में आपका टेम्परेचर बढ़ता था। इसके बाद रात के समय जो होता था मौसम, यहाँ पर रात के समय पे टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता था, थोड़ा लो हो जाता था। पहले ये ऐसी चीजें दिखती थी। शरीर को जो है रिकवरी का मौका मिल जाता था। भाई एक समय गर्मी है, भाई एक समय थोड़ा मौसम कूल है, राइट। अब कंडीशन क्या हो गई है? अब कंडीशन ये हो गई है कि दिन में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। ठीक है, दिन में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए सूरज मैंने बिल्कुल अंडाकार कर दिया है, माफी चाहती हूँ। सूरज देवता से भी माफी मांगना चाहूंगी, आप लोगों से भी, कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है रात में टेम्परेचर। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर कि रात में भी टेम्परेचर यहाँ पर सामान्य नहीं हो रहा है। टेम्परेचर माइनस में, मतलब गिर नहीं रहा है टेम्परेचर,
बिल्कुल सेम टेम्परेचर बढ़ रहा है जबकि होना ये चाहिए और हो ये रहा है। तो जब आप समझिए कि दिन अब इस तरीके से समझिए आपका शरीर है, दिन-रात मेहनत करेगा, एक समय के बाद चीज़ें गड़बड़ाना शुरू कर देंगी। भाई मशीन ही तो है, पुर्जे ही तो है, गड़बड़ाने शुरू हो जाएँगे और इसी कारण से हमारे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि शरीर को यहाँ पर ठंडा होने का जैसे इस कंडीशन में पहले शरीर को यहाँ पर बीच में ठंडा होने का मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो व्हाई हैज़ द हीट वेव्स बिकम सो डेंजरस पहले क्या होता था करंट सिचुएशन क्या है? ठीक है, इसका असर क्या पड़ रहा है? जैसे कि मैंने कहा शरीर के पुर्जे हैं, शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? डिहाइड्रेशन, लेज़ीनेस होना, स्वेटिंग होना, ठीक है? जो हार्ट है और उनसे संबंधित जो और अंग है उसमें भी ज़्यादातर प्रेशर पड़ता है और गंभीर मामलों में मृत्यु का जोखिम भी हो जाता है, जो ज़्यादा जैसे ओल्ड एज है या बहुत ही नवजात शिशु टाइप के बच्चे हैं या फिर हम कहते हैं बहुत ही अभी न्यू बॉर्न बच्चे हैं, जैसे भी अब छोटे उम्र के बच्चे देखिए इसमें उम्र का लेना-देना भी नहीं है बहुत हद तक, कई बार अनसर्टेन ही चीज़ें आपको दिखाई देने जाती हैं, ठीक है? तो ऐसी कंडीशंस को जो ये जो कंडीशन आपको बताई जा रही है ना, जो दिन में और रात में बराबर से जो गर्मी दिन में भी गर्मी, रात में भी गर्मी हो रही है, डे और नाइट में बराबर से गर्मी है, इसको कहते हैं क्युमुलेटिव जो है हीट स्ट्रेस, ठीक है? क्युमुलेटिव हीट स्ट्रेस यानी कि संचित ऊष्मा तनाव, ठीक है? जो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं ना पूरे दिन का पैरेलली दोनों चीज़ें दोनों तरफ से जो है गर्मी की मार झेल रहे हैं, शरीर में कुछ ठंडक पहुँचने के लिए समय नहीं है उसमें, ठीक है? पहले ऐसा नहीं होता था। तो रात की गर्मी ज़्यादा खतरनाक क्यों मानी जाती है? देखिए पहले क्या होता था कि बॉडी का जब टेम्परेचर कम होने लगता है रात में क्या होता है? सामान्य परिस्थितियों में रात में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली कम होने लगता है। इससे क्या होता है कि पसीना जो है पसीना निकलना भी ठीक है, पसीना निकलना भी हमारा घट जाता है रात में अगर आप देखेंगे, ठीक है? जो हार्ट बीट है ना, वो भी आपकी थोड़ी-सी नॉर्मल होने लगती है, ठीक है? वो भी आपकी थोड़ी-सी नॉर्मल हो जाती है। तो शरीर अगले दिन के लिए खुद को रेडी कर लेता है। अब मान लीजिए मैं सुबह 6 एएम टू मान लीजिए बहुत हाइपोथेटिकल बात हो जाएगी 6 एएम टू 6 पीएम मैं खूब अच्छे से रनिंग कर रही हूँ, ठीक है? अब मुझे पता है कि मेरे रनिंग के टाइमिंग्स ये हैं। तो इवनिंग में जब मैं रेस्ट करूँगी तो मुझे रेस्ट का भी तो टाइम मिल रहा है ना? क्यों रेस्ट का टाइम मिलेगा यहाँ पर तो अभी तो मैं नेक्स्ट डे 6 एएम के लिए रेडी हो पाऊँगी, खुद को मेरी बॉडी रेडी हो पाएगी ना और मेंटली भी मैं रेडी हो पाऊँगी। तो यहाँ वो चीज़ नहीं मिल रही है। पहले तो ऐसा होता था शरीर अगले दिन के लिए खुद को तैयार कर लेता है। अब क्या हो रहा है लेकिन जब से रातें भी गर्म बनी रहती हैं, अच्छी नींद नहीं आती है, ठीक है? शरीर में पानी की कमी बनी रहती है, शरीर की जो प्राकृतिक कूलिंग प्रणाली है वो भी प्रभावित होती है और अंदरूनी अंगों पर प्रेशर बनने लगता है क्योंकि आप हर वक़्त किसी मशीन को 24/7 कई महीनों तक अगर इस्तेमाल करेंगे ऐसे, तो ऐसा होना बहुत लाज़मी है, शरीर ही तो है। ठीक है? स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव जैसे कि हीट स्ट्रोक जैसे आप देखेंगे समस्या हो जाती है, हार्ट अटैक, किडनी से जुड़ी समस्याएँ, ठीक है? बुजुर्गों में मृत्यु की दर, मानसिक प्रेशर आप देखे होंगे कि जब ऐसे में जब आप बाहर निकलते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब आप समर्स में कभी बताइएगा अपना अनुभव बताइएगा, समर्स में जब आप बाहर जाते हैं ना, तो एक चिड़चिड़ी, एक गुस्सा मतलब कोई ज़रा-सा भी कुछ कर देता है, रिक्शा वाला इधर-उधर कर दे या बाइक वाला तो तुरंत हम कैसे किया तुमने? समझते हो ना वैसा एग्रेशन आ जाता है। देखिए एक एक होता है व्यक्ति हमेशा ही 24/7 365 डेज़ है, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर समर्स में एक सिचुएशन बता रही हूँ, आप सोचिए एकदम पीक गर्मी में जाइए 12 बजे करीब 12 बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, उससे भी पहले जाएँगे तब भी यही हालत रहती है, ठीक है? वैसे आप विंटर्स में जाएँगे ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मेरा अपना अनुभव है, विंटर्स में जब आप बाहर जाते हैं, तो थोड़ा-सा काम डाउन रहते हैं, थोड़ा-सा कंपोज़ रहते हैं क्योंकि उस वक़्त आपको ना प्रेशर नहीं होता क्योंकि धूप चिलचिलाती हुई लग रही है, टैनिंग हो रही है, बिल्कुल बुरा हाल है। पानी की बॉटल अगर पास में नहीं है तब तो और ही मरने जैसी स्थिति हो जाती है। तो चिड़चिड़ापन एक देखते हैं ना आप, तो मेंटल प्रेशर और टायर्डनेस आती है। जैसे-जैसे आप गर्मियों में शाम को जब वापस आते हो टायर्डनेस फील होती है जब ऑफ़िस या वर्किंग आवर्स में आप जाते होंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भारत में कौन सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है? तो पहले सी बात समझिए कि इन सभी सिचुएशन से, इन सभी कारकों से कौन ज़्यादा प्रभावित होगा? देखिए मैं ये नहीं कह रही जिनके पास एसी है वो प्रभावित नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम गरीब और श्रमिक वर्ग की बात करें जिनको खुले आसमान के नीचे काम करना है, जो एसी में रह के काम नहीं कर रहे हैं। अधिकांश घरों में एसी उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है? टीन टिन या फिर सीमेंट की जो है छतें दिन भर गर्मी जो है सींचती रहती हैं। घरों में वेंटिलेशन की कमी होती है। बाहर काम करने वाले स्पेशली मज़दूरों को गर्मी से बचने का अवसर ही नहीं मिलता है। अगर आप और हम देखेंगे तो अपने घर में कूलर में, पंखे में, एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है?
लेकिन क्या जो वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, जो इस प्रकार से बाहर खुले में जाके काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होगी आप इमेजिन करिए, है ना? तो अब यहाँ पर क्या है कि हीट वेव के पीछे मौसम क्या रोल प्ले करता है? तो कई बार जो है भीषण गर्मी केवल टेम्परेचर बढ़ने के कारण नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो मौसम को उस स्थिति में पहुँचने में मदद कर देते हैं। मान लो उस गर्मी से हमें निजात मिल सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जैसे कि प्राकृतिक राहत देने वाली प्रणालियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं। जैसे कि आमतौर पर गर्मियों में कुछ मौसमी घटनाएँ होती हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। जैसे क्या हो सकता है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है? प्री मानसून आंधी और तूफान, बादलों की आवाजाही। आज सुबह ही जैसे दिल्ली में एक मौसम बना था कि सुबह एकदम आंधी-तूफान टाइप का है, तो ऐसा लगा था मज़ेदार बारिश हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है? छिटपुट बारिश भी नहीं और इसी वजह से टेम्परेचर में ठंडक बनी रहती थी और गर्मी का प्रभाव कम होता था। यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ये टर्म आपके मीनाक्षी मैम बहुत बेहतर तरीके से इसे ऑलरेडी समझा चुकी होंगी, बट मेरे पास आया है तो उस लेवल पे तो नहीं, पर थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं? ये मेडिटेरियन सी क्षेत्रों में बनने वाले कम प्रेशर के मौसमी तंत्र होते हैं, ठीक है? आप भूमध्य सागर के पास में देखेंगे पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हुए भारत तक ये इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ पहुँचता है, ठीक है? ये आपका मेडिटेरियन जो है सी है। ये बस एक सैंपल के लिए आपको समझाने की कोशिश करें, बाकी आप ज्योग्राफी में और इसको समझिएगा। मुख्य रूप से उत्तर-पश्चिम भारत को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है? कम प्रेशर जो है बनता है वो भारत में बारिश और तूफान, बर्फबारी लाते हैं, ठीक है? अब सर्दियों में इनके प्रभाव जो है गर्मियों में कैसे पड़ता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और सर्दियों में कैसे पड़ता है, गर्मियों में कैसे पड़ता है? सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कराते हैं। गेहूँ जैसी रबी फसलों के लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं। सर्दियों में जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात होती आते हैं, ठीक है? अब ला तापमान में गिरावट लाते हैं, लेकिन गर्मियों में आंधी, तूफान, हल्की बारिश ला सकते हैं, तापमान कम करने में मदद करते हैं। हीट वेव देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैं बता रही थी कि हीट वेव देखिए जब मैं लेक्चर शूट कर रही थी ना उस वक़्त भी लाइट कट हुई है। क्यों? आजकल गर्मी की वजह से लोड बहुत ज़्यादा लाइट पर पड़ रहा है। हीट वेव की तीव्रता को भी ये घटाते हैं। यहाँ तक हम देख रहे हैं। अब हीट वेव से संबंध देखेंगे जब पश्चिमी विक्षोभ कमजोर या कम सक्रिय होते हैं जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं ये सब कंडीशंस हो रही हैं। बादल कम बनते हैं इसी कारण यहाँ पर क्या बोला गया क्यों आपको, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि प्राकृतिक राहत देने वाली जो प्रणालियां है ना वो भी कमजोर पड़ रही हैं, वो भी हमारे समय के अगेंस्ट है, जिसके कारण से जिसमें हमने पहले देखा कि पश्चिमी विक्षोभ क्या काम कर सकते हैं और क्या काम करना चाहिए जो कि नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बन रहे हैं, सक्रिय नहीं हो रहे, जिससे बादल कम बन रहे हैं, वर्षा कम हो रही है, ठंडी हवाएं नहीं पहुंच रही और तापमान तेजी से बढ़ता है। इसी कारण से इस साल कई विशेषज्ञ ऐसे हीट वेव के पीछे कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एक महत्वपूर्ण कारण मान रहे हैं। और सरल शब्दों में कहें तो पश्चिमी विक्षोभ प्रकृति का एक संतुलनकारी तंत्र होता है जो मौसम को नियंत्रित करने और ज्यादातर गर्मी से राहत देने में मदद करता है। आप इसकी पीडीएफ मिलेगी तो इसको लेके रख लेना रिवीजन के लिए। ये थोड़ा सा जो एआई जनरेटेड है ये थोड़ा बेहतर आपको हेल्प कर सकता है अगर आपको ठीक लगे तो। फिलहाल वापस चलते हैं। प्री मानसून आंधी और तूफान, ठीक है, बादलों की आवाजाही, छिटपुट वर्षा, ये सारे कारण हैं जो वातावरण को ठंडक रखते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस बार जो इस वर्ष क्या अलग हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है अपेक्षाकृत कम सक्रिय हो रहे हैं, हमने देखा अभी। ठीक है, आंधी तूफान की घटनाएं कमजोर हो रही है, बादल कम बन रहे हैं, वो सारी चीजें इनसे संबंधित है। प्री मानसून बारिश सामान्य से कम हुई है। नतीजन क्या हुआ है कि टेम्परेचर को नियंत्रित करने वाले जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो कमजोर पड़ गई है। तो गर्मी लगातार क्यों बढ़ती गई है अभी यहाँ पर? तो जब बारिश और बादल ही नहीं होंगे, सूर्य की किरणें क्या होंगी? देखिए, जब बारिश बादल नहीं होंगे तो सूर्य की किरणें क्या होगा, डायरेक्ट जो है आपकी जमीन पर यहाँ पर पड़ेंगी। ठीक है, डायरेक्ट जमीन पर पड़ रही हैं। जमीन की अधिक ऊष्मा अवशोषित करती, तो ये जमीन आपकी क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो हीट वेव्स आ रहे हैं या जो गर्मी आ रही है उसको कंज्यूम कर रही है। ठीक है, यहाँ पर सतह में रह जाएंगी वो। वातावरण में नमी कम रहती है जिसके कारण ठंडी हवाओं का प्रभाव भी घट जाता है और इससे हर दिन गर्मी जमा होती चली जाती है। और जो है वाष्पीकरण इत्यादि इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ठंडी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारे रीजंस है। अब यहाँ पर उच्च दाब प्रणाली की क्या भूमिका है इस कंडीशन में? यहाँ पर यानी कि हाई प्रेशर की स्थिति बनी रहती है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हाई प्रेशर की स्थिति बनी रही है। यानी कि इसके पीछे के कारण क्या, हवा नीचे की ओर दबती है। इसको यहाँ पर चार्ट में समझते हैं। जो हाई प्रेशर प्रणाली की भूमिका है, बेसिकली कई क्षेत्रों में हाई प्रेशर की स्थिति बनने पर हीट वेव जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण हम देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब हाई प्रेशर नहीं होता है तो क्या होता है, सूर्य की गर्मी से धरती की सतह गर्म होती है, बेसिकली। ठीक है,
है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। जैसे आप देख रहे हैं हल्की हवा ऊपर उठने लगती है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर उठ रही है और ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादल जो है बनाते हैं। बादलों में से वर्षा होती है और तापमान सामान्य रहता है। तो परिणाम बादल, वर्षा और सुहावना मौसम इसका दिखाई देता है जब उच्च प्रेशर जो है नहीं होता है। जब उच्च प्रेशर की स्थिति होती है जो कि अभी हमें एट प्रेजेंट यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ठीक है? अब इसमें क्या ऊपर की हवा भारी होकर नीचे की ओर दबती है, ठीक है? ऊपर की भारी हवा होकर नीचे की ओर दबती है और हवा नीचे दबने से ऊपर उठने वाली गर्म हवा यहाँ पर रुक जाती है। अब ये नीचे की ओर प्रेशर डाल रही है और नीचे से गर्म हवा ऊपर उठ रही तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रेशर डाल रही है। तो बादल बनने की प्रक्रिया यहाँ पर बाधित हो जाती है जबकि यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये दिखाई दे रहा है। सूर्य की गर्मी लगातार हम देख रहे हैं जमीन पर पड़ रही है, तापमान बहुत बढ़ जाता है यानी कि साफ आसमान, वर्षा का अभाव और अधिक गर्मी, हीट वेव होता है। और कुछ इसी प्रकार का जो है एटमॉस्फेयर था दिल्ली की झील में जहाँ पर मछलियां इस प्रकार से मरी हैं। यानी कि उच्च दबाव दाव जो प्रणाली है वो कैसे हीट वेव का कारण बनती है, यानी कि ऊपर की हवा भारी होकर नीचे की ओर दबती है जैसा कि हमने उसमें देखा। हवा नीचे दबने से क्या होता है, ऊपर उठने वाली हवा जो है गर्म हवा वो भी रुक जाती है, ठीक है? बादल बनने की संभावनाएं कम हो जाती, वर्षा नहीं होती और सूर्य की गर्मी बिना किसी रोक रुकावट के लगातार जमीन पर गर्म करती रहती है उसको और तापमान सामान्यता से बढ़ जाता है यहाँ पर। यानी कि इसके मुख्य बिंदु वही है कि बादल बनने और वर्षा की संभावना कम हो जाती है, हाई प्रेशर में हवा नीचे दबती रहती है, आसमान साफ रहता है, सूर्य की गर्मी ज्यादा रहती है। तो ये सारे रीजंस है कि सामान्य स्थिति में जो हाई प्रेशर नहीं होता है तब क्या होता है, जब हाई प्रेशर की कंडीशन होती है तब क्या होता है। और अभी हम इसी कंडीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो अभी हम फेस कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखें क्या अल नीनो ने इस गर्मी के लिए जिम्मेदार है, अल नीनो, ठीक है? यहाँ पर अल नीनो की भी बात कर लेते हैं। मैंने एक पिक्चर और लगा, चलो इसको यहाँ पर इसी तरह से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल नीनो और ला नीनो पहले तो समझ लेते हैं। अल नीनो जो ला नीनो है, ठीक है? अल नीनो और ला नीनो क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में होने वाली एक प्राकृतिक समुद्री मौसमी घटनाएं होती हैं जो पूरी दुनिया को मौसम को प्रभावित करती हैं और इन्हें मिलाकर ईएनएसओ यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ईएनएसओ स्थिति अभी तटस्थ यानी कि न्यूट्रल फेज बना हुआ है, यानी कि अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन जो है इसको कहा जाता है, ठीक है? अब अल नीनो क्या होता है, जो मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का जो पानी है वो सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि जो ट्रेड विंड्स होती है वो कमजोर पड़ जाती है और समुद्र की गर्मी जो है पूर्व की ओर बहने लगती है। ये आपका अल नीनो के एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है? समुद्र की जो गर्मी होती है पूर्व की ओर फैलने लगती है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो कमजोर मानसून दिखाई देता है, ठीक है? जो मानसून है वो कमजोर पड़ सकता है, वर्षा सामान्य से कम हो सकती है जो कि अभी हम देख रहे हैं, सूखे की संभावना बढ़ जाती है, हीट वेव ज्यादा तीव्र हो जाते हैं और तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। वहीं पर लाल नीनो की अगर हम बात करें, अल नीनो समझिए हम ला नीनो की बात करें, ला नीना जिसको कहते हैं, ठीक है? ला नीना की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे तब आप क्लियर हो पाएंगे, ठीक है? मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का जो पानी है वो सामान्यता से अधिक ठंडा हो जाता है, व्यापारिक पवनें यहाँ पर मजबूत हो जाती है, यानी कि ऐसे टर्म एंड कंडीशंस बन जाती है जिससे बारिश होने सामान्यता जो है ज्यादा दिखाई देती है, मानसून बेटर आपको होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? जैसे इसके विपरीत बस समझ लीजिए, ठीक है? व्यापारिक पवनें मजबूत हो जाती हैं, गर्म जो है पानी प्रशांत महासागर में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी प्रशांत की ओर जो है जमा होने लगता है। और भारत पर प्रभाव की बात करें तो मानसून सामान्य से बेहतर हो सकता है और अधिक वर्षा होने की संभावनाएं रहती है, उसका ऑपोजिट समझिए इसको, सूखे का खतरा कम होता है, टेम्परेचर ज्यादातर कम रह सकता है और बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो आने वाले महीनों में अल नीनो विकसित होने की संभावना वैज्ञानिक जता रहे हैं, वर्षा में कमी आने का जोखिम बढ़ सकता है, लंबे समय तक गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की आशंका रह सकती है, ठीक है? तो ये डिफरेंस है। बारिश कम होने से गर्मी क्यों बढ़ जाती है, तो बारिश केवल पानी ही नहीं लाती बल्कि प्राकृतिक रूप से वातावरण को भी ठंडा रखती है, बेसिकली बात है, ठीक है? बादल सूर्य की गर्मी को भी रोकते हैं और आसमान में बादल होते तो सूर्य की सीधी किरणें धरातल पर कम पहुंचती हैं, जमीन का कम गर्म, ठीक है? जब सूर्य की किरणें धरातल पर ज्यादा नहीं पहुंचेंगी, ठीक है, तो जमीन भी यहाँ पर कम गर्म होगी, ठीक है? इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन कम बादलों की स्थिति में अधिक और सौर जो है धरती तक पहुंच जाती है, जो इसकी किरणें बहुत ज्यादा पहुंचती है, तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। इसीलिए जो टर्म्स हमने पहले पश्चिमी विक्षोभ, उच्च दाब के कारण की स्थितियां क्या है और किस कारण से गर्मी बढ़ रही है, उन सबको हमने डिटेल में यहाँ समझा है, ठीक है? अब नमी भी प्राकृतिक कूलर का काम करती है। तो ये इस प्रक्रिया में क्या होता है कि बारिश के बाद मिट्टी में मौजूद नमी धीरे धीरे वाष्पित होती है, ठीक है? अब क्या होता है, ऊष्मा जो है ऊर्जा
खर्च होती है। आसपास का वातावरण ठंडा रहता है और ज़मीन का टेम्परेचर काफ़ी बैलेंस्ड रहता है, तो हेल्प रेगुलेट लैंड टेम्परेचर्स यहाँ पर मेंटेन रहता है जब नमी होती है, ठीक है? शहरों की रातें ठंडी क्यों नहीं हो पाती हैं? इसके पीछे भी कई सारे कारण, जैसे क हम अगर विलेजेस के कंपैरिज़न करें शहरों में, तो तापमान ज़्यादा बना रहता है। इसका मुख्य कारण है शहरों का जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो निर्माण सामग्री है, वो बहुत बड़ा रीज़न। तभी देखिए गोबर के घरों से लीपा जाता है, मिट्टी के छप्पर और इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती है ना गाँव में। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी क्यों रहती है? क्योंकि कंक्रीट की इमारतें बनी होती हैं, सीमेंट की सड़कें, डामर यानी कि एस्फाल्ट का जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, स्टील और काँच की संरचनाएँ, ये ज़्यादा जो है गर्मी को सोख के रखती हैं और दिन भर सूर्य की गर्मी को बड़ी मात्रा में अपने अंदर संग्रहित करके रखती है, कलेक्शन उनका अपने पास रखती हैं, ठीक है? दिन में क्या होता है, दिन के दौरान ऐसी जो बिल्डिंग्स है शहरों में, बेसिकली ऐसी इमारतें और सड़कें लगातार सौर ऊर्जा अवशोषित करती है और आसपास की हवा का टेम्परेचर भी बढ़ा देती हैं। तभी देखेंगे रोड्स पे जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उस तरह की वेव महसूस होती है और गर्मी जो है सतहों के अंदर जमा होती रहती है। रात में ये समस्या शुरू होती है कि सूर्यास्त के बाद जब सूर्यास्त हो जाता है यहाँ पर, तो ये संरचनाएँ तुरंत ठंडी नहीं होती हैं। वही बहुत समय लेती है ठंडा होने, और दिन भर जो भी उन्होंने ऊष्मा अपने अंदर जमा की है यहाँ पर, ठीक है? वो वातावरण में धीरे-धीरे छोड़ती रहती है। अब वो उन्होंने कंज़्यूम करा पहले मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में, नाइट में वो क्या अब उसको बाहर फेंक रही हैं। यानी कि आसपास की हवा अब क्या होगा, लंबे समय तक गर्म रहेगी यहाँ पर, ठीक है? और यही कारण है कि रात में भी राहत महसूस नहीं होती और यही कारण है कि दिन में भी अब गर्मी है और रात में भी अब गर्मी है। तो ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। इसका परिणाम क्या निकलता है कि रात का जो टेम्परेचर है, सामान्य से ज़्यादा बना रहता है, लोगों को पर्याप्त ठंडक नहीं मिलती है और शरीर को रिकवर होने का समय नहीं मिलता है। इसलिए हीट वेव का जो प्रभाव है वो ज़्यादा टेंशन का विषय हो जाता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है? किन शहरों में ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती है? विशेष रूप से बड़े महानगरों में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और नागपुर इत्यादि। ये आधी रात के भी बाद टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बना रहता है। इनके कंस्ट्रक्शन इत्यादि को अगर हम देखें, वो सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? हीट वेव के प्रति भारत का इतना अधिक संवेदनशील क्यों है? क्योंकि हीट वेव का प्रभाव मौसम तक सीमित नहीं है। भारत की भौगोलिक कंडीशन, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी गर्मी जो है और अधिक ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जैसे प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव अगर हम देखें, यहाँ पर भारत में प्राकृतिक स्थिति देखें, तो हीट वेव के प्रति भारत इतना संवेदनशील क्यों है? क्योंकि भारत में हीट वेव का प्रभाव हमने देखा भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ और ज़्यादा गंभीर बना देती हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आप यहाँ पर डिवीजन देख रहे होंगे। ठीक है, प्राकृतिक स्थिति का प्रभाव यानी कि भारत का अधिकांश भाग जो है उष्ण यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है? किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपका ज़्यादातर पड़ता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और गर्मियों के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं जिससे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कई राज्यों में लंबे समय तक अत्यधिक तापमान रहता है जिससे हीट वेव की स्थिति बढ़ जाती है और हीट वेव की स्थिति कैसे बनती है कि सीधी धूप अधिक गर्मी खींचती है, टेम्परेचर बढ़ता है, लंबे समय तक गर्मी बनी रहती है और हीट वेव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि भौगोलिक स्थिति जो भारत की है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और लंबे समय तक ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण जो हीट वेव की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा हो सकता है इसमें मैप में आपको चीज़ें थोड़ी वो लगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ समझाने के लिए आपको दिया गया है, ठीक है? इसको बहुत एकदम से वो मत कर लेना कि नहीं यही अब बिल्कुल इसमें हम 1-2 चीज़ें वो निकालना शुरू करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, भई आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, कंक्रीट और सीमेंट, भई जब आबादी बढ़ रही है तो रहने के लिए निवास स्थान बनाएँगे, वो हरियाली को कम कर रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड जो इफ़ेक्ट है उसके कारण शहर के आस-पास के क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी रहती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए खुले वातावरण में काम करने वाली आबादी जैसे कि कृषि हो गया, निर्माण उद्योग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, परिवहन जो सेवाएँ दे रहे हैं और जो रेहड़ी पटरी इत्यादि जो अनऑर्गनाइज़्ड जो सेक्टर्स हैं, उसमें जो लेबर वर्क काम कर रहा है, उनके लिए समस्या ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि वो खुले में काम कर रहे हैं, ठीक है? इन लोगों के लिए हीट वेव का खतरा ज़्यादा बना रहता है। अब सीमित संसाधनों की चुनौती यानी कि देश में लाखों परिवारों के पास एयर कंडीशनर या कूलर नहीं है, नियमित बिजली की आपूर्ति भी नहीं है, ठीक है? गर्मी से बचने के लिए कोई आवास वगैरह भी नहीं है और इस कारण से ज़्यादा टेम्परेचर का असर और ज़्यादा उन पर पड़ता है और जल संकट सबसे बड़ा कारण जो है हीट वेव का संबंध है क्योंकि बढ़ती गर्मी से पानी की मांग बढ़ जाती है, जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं और सूखे हीट वेव की समस्या एक दूसरे को गंभीर हालत बना देती है। जैसा कि मैंने दिल्ली में आपको बताया था कि एक झील में ऐसी कंडीशन देखी गई है। ठीक है? तो अब भविष्य में हीट वेव से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा-सा। ठीक है? भविष्य में जो हीट वेव से निपटने के लिए जैसे हरित शहरों का निर्माण यानी कि बड़े पैमाने पर देखिए वृक्षारोपण करना फिर एक तरह से दूसरी तरफ जो है घर बनाने के लिए बिल्कुल उनका
विनाशी कर देना, तो ये नहीं होना चाहिए। अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण हो, हरित जो पट्टियाँ हैं उनका विस्तार हो, जैसे हम बड़े शहरों में देखते भी हैं। और पारंपरिक जल निकायों का संरक्षण हो, जो भी परंपरागत रूप से जिनसे हम जल का कंज़प्शन करते हैं, जैसे कुएँ इत्यादि, इनको भी सुरक्षित रखना चाहिए। जो हैंडपंप्स होते थे अब तो विलुप्त से होने लगे हैं, शहरों में तो बिल्कुल ही विलुप्त प्राय हो गए हैं। तापमान अनुकूल शहरी ढांचा यानी कि कूल रूफ तकनीक को अपनाएँ, ठीक है? बेहतर वेंटिलेशन बनाइए, शीशे इत्यादि का कम प्रयोग करें और डामर वगैरह ऐसी चीज़ों का कम प्रयोग जो गर्मी को सींच लेती हों, ठीक है? गर्मी कम करने वाले निर्माण सामग्री का उपयोग करें, शहरों में खुले हरित क्षेत्रों का विस्तार करें और स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा यानी कि ऊर्जा जो है दक्ष कूलिंग तकनीकों को अपनाएँ और सौर और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उनके स्रोतों का विस्तार करें और ज़्यादा अतिरिक्त ऊष्मा उत्सर्जन को यहाँ पर कम करने की कोशिश करेंगे, तभी हम हीट वेव से निपट सकते हैं, ठीक है? जन स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है, क्योंकि समय पर हीट वेव अलर्ट जारी करना अगर नहीं करते हैं तो जिस कारण से देखिए आ जाता है, एक दिन पहले मैसेज आ जाता है, ठीक है? सार्वजनिक कूलिंग सेंटर्स जो है विकसित करना, जैसे स्पेशली जो श्रमिक वर्ग बाहर रह रहे हैं, जो भिक्षुक है, उनके लिए तो स्पेसिफिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? श्रमिकों के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश लागू करना चाहिए, संवेदनशील समूह के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएँ हों। जलवायु परिवर्तन पर दीर्घकालिक कार्रवाई क्या हो सकती है कि ग्रीन हाउस गैसेज़ जो हैं, उनके उत्सर्जन में कमी हो। टिकाऊ डेवलपमेंट मॉडल है, उनको अपनाना चाहिए और जलवायु के अनुकूल जो शहरी नियोजनाएँ हैं, ठीक है? उनको बढ़ावा देना चाहिए रादर देन कि हम बस अपने विकास की होड़ में जो है यहाँ पर चीज़ों का, संरचनाओं का या प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति जब अपना बदला लेती है, उसके स्वरूप कभी हमें बाढ़ के रूप में, कभी किसी प्रकार से, तो प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। आप भी अपने आस-पास पेड़-पौधों को लगाएँ और अगर हर व्यक्ति एक पौधा भी लगाता है, तो बहुत पौधे और पेड़ हो सकते हैं भविष्य में। तो हर गर्मियों में क्या वैसे भी, क्योंकि जिस प्रकार से हम पहाड़ों को काट के विकास के नाम पे पहाड़ काट रहे हैं, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उसका भुगतान तो हमें देखना ही पड़ रहा है। चाहे वो केदारनाथ जैसी घटना हो या पिछले साल आपने देखा था कितना त्राहिमाम हुई थी चीज़ें, है ना? तो आई होप ये छोटे-छोटे से जो एस्पेक्ट्स हैं, हमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में और ज़्यादा आपकी सोचने की क्षमता को थोड़ा बेहतर करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डेली शाम को 6 बजे मेरे द्वारा जियोपॉलिटिक्स या जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।